अभी दिन के आयुर्वेदिक सीरीज पे, जहाँ पे मैं आपके उस मौली एक नेचुरोपैथिक एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के बहुत ही अद्भुत ज्ञान को आपके समक्ष लेके आई हूँ, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को रक्षा कर सकें। तो आज के टॉपिक में हम जानेंगे आयुर्वेद की दिनचर्या और रात्रिचर्या, ये क्या होता है। तो क्या दोस्तों, आपको सुबह उठ के फ्रेश होने में डिफिकल्टी आती है? क्या आपको सुबह उठने के बाद भी थकान सा लगा रहता है, थका थका लगा रहता है? आपको वो ताजगी भरी एनर्जी नहीं मिलती? क्या आपको दोस्तों बिना सुबह के चाय पिए हुए वो बूस्ट नहीं मिलता काम पे जा सके? या फिर दोस्तों आपको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है और बिना चाय के सिप के लिए आप बोलते अरे मेरा तो पेट ही नहीं साफ हुआ? क्या आप ये सब फील कर रहे हैं? या फिर दोस्तों आप बहुत लंबे समय से कुछ भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, थायराइड, फिर आपके डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, ऐसे क्या ऐसा है? या फिर आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते, सीजन बदलता नहीं कि आपको तो सर्दी छोड़ती ही नहीं है? तो चलिए इन सब का आंसर लेके आयुर्वेद आया है आपके पास, आपका दरवाजा खटखटा रहा है। तो जानिए चलिए क्या है ये दिनचर्या और रात्रिचर्या मेरे साथ। हरिओम, सभी को प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। जैसा कि लास्ट क्लास में आप सबने देखा था कि आयुर्वेदिक क्लॉक के अनुसार किस किस टाइमिंग पे हमारे वात, हमारे पित्त और हमारे कफ दोषों का प्रबल डोमिनेंस रहता है। कफा सबसे भोर सुबह में कफा रहता है, ठीक है। रात्रि के बाद जब भोर होता है तब कफा रहता है 6 से 10 बजे तक कफा, उसके बाद 10 से 2 तक पित्त। जब ऐसे याद रखिए, जब सुबह होती है तभी हमें ज्यादा ठंडी लगती है, तो वैसे तब कफा शीत है तो तब कफा रहता है 6 से 10 बजे। फिर 10 से 2 पित्त, क्योंकि सूरज अपने चरम मात्रा पे होता है तो पित्त अग्नि के समान है, अग्नि महाभूत उसमें प्रोमिनेंट है, तो होगा क्या, पित्त बनेगा दोपहर के समय पे 10 से 2, और फिर आएगा फिर से 2 से 6 बजे बाद, और फिर वैसे ही कार्यक्रम चलता रहेगा, ठीक है। दिन के शुरू में कफ, दिन के मध्य में पित्त और दिन के अंत में बाद, 6 से 2 बजे फिर बाद। तो उसी संदर्भ में, उसी कॉन्टेक्स्ट में हम दिनचर्या जो है वो समझेंगे। दिनचर्या उसी क्लॉक से ही आया है, हमारे सर्काडियन रिदम बोलिए, हमारे आयुर्वेदिक क्लॉक बोलिए, उसी अनुसार दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में निर्धारण की गई है। तो दिनचर्या माने क्या? दिन मतलब डे, चर्या माने रिजीम। तो हम डेली बेसिस पे क्या क्या करें ताकि हम अपने बॉडी के स्वास्थ्य रक्षा के लिए कदम उठा सके, तो उसी को बोलेंगे हम दिनचर्या। तो क्या क्या करना चाहिए? हम जानते हैं जैसे आयुर्वेद हमें सिर्फ रोगों के से बचाने से शुरू करके, मतलब प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एलोंग विथ क्यूरिंग ऑफ डिजीज, अगर आपको रोग हो गए हैं उससे भी आपको बाहर निकालने में आयुर्वेद मदद करेगी, और आयुर्वेद आपको रोग कभी ना हो उसके लिए भी आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताती है। तो दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या बेसिकली ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है आयुर्वेद के द्वारा, एक वरदान है जिससे कि हम पालन करके आजीवन स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारे स्वास्थ्यों का इसमें वर्णन है, जैसा कि WHO के डेफिनेशन में आप जानते हैं। तो चलिए दिनचर्या को देखते हैं। तो दिनचर्या में जैसे कि सुबह उठने की बात कही गई है ब्रह्म मुहूर्त में, एक मुहूर्त हमारे आयुर्वेद में 48 मिनट्स का माना जाता है। तो दिन 24 घंटे का होता है, तो टोटल 30 ऐसे मुहूर्त माने जाते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट्स का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त माने कि वो समय जो कि सबसे परम आनंद भगवान ब्रह्म से प्राप्त की हुई ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है हमारे धरती पे आएगी, उसी समय को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ये जनरली सूर्योदय, अगर मान लीजिए सूर्योदय 6 बजे होता है, ये जनरली जगह टू जगह वैरी करता है। तो जगह टू जगह इसलिए वैरी करता है क्योंकि सब जगह सनराइज की टाइमिंग सेम नहीं होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त ये माना जाता है कि 96 मिनट्स बिफोर द सनराइज। तो कैसे होगा? मान लीजिए आपके जिस एरिया में आप रह रहे हैं, आपके एरिया में 6 बजे 6 AM, मॉर्निंग 6 AM सनराइज हुआ, तो मॉर्निंग 6 AM के 96 मिनट पहले
तो वो पीरियड होगा आपका ब्रह्म मुहूर्त। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने रीजियन में ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है। आशा करती हूँ समझ आया। तो अगर 6 बजे किसी के यहाँ पे सुबह होता है तो 96 मिनट पहले माने कि और लगभग 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का टाइमिंग होगा उस रीजियन में। तो जनरली देखा जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 4:24 से ऐसा शुरू होता है। अगर 6 बजे किसी का होता है, अगर कहीं 5 बजे सूर्योदय होता है तो उससे 96 मिनट पहले आप कर लीजिए। तो सिंस ये ब्रह्म मुहूर्त हो या कोई भी मुहूर्त 48 मिनट तक होता है, तो 4:30 से 5:15 ऐसा पकड़ लीजिए। मतलब 4:24 से ऐसे 5:12 तक, मतलब 5:12 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। 48 मिनट का एक मुहूर्त। तो इसी हिसाब से आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जब भी सूर्योदय होगा उससे 96 मिनट पहले आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपने रीजन का ब्रह्म मुहूर्त मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, ब्रह्म मुहूर्त कंसिस्ट ऑफ 48 मिनट। कोई भी मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। तो आपको अगर 6 बजे सूर्योदय होता है तो 4:30 से शुरू करके 5:14 तक, 5:13 तक ऐसा अप्रॉक्स ब्रह्म मुहूर्त का टाइम रहेगा सुबह। तो अभी चलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों उठना है। एक तो क्योंकि ब्रह्मा जी के सारे एनर्जी जो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सारी पवित्र ऊर्जाएं अपने हाईएस्ट एनर्जी लेवल करके होता है, वाइब्रेशंस होते हैं। हम क्या है, हम ये पंच महाभूत से जो हमारा ये शरीर बना है उसमें सब में हम अगर छोटे से छोटे सूक्ष्म में चले जाए तो हम अणु से बने हैं, एटम से बने हैं, मॉलिक्यूल से। हमारे जो मसल बोलो, टिश्यूज बोलो, ब्लड बोलो, सब कुछ छोटा होते होते अगर हम सूक्ष्म लेवल पे जाए, कोशे तो है, पंचकोश है, हमारे चक्रा है, हमारे तन मात्रा है, वो तो सूक्ष्म शरीर के पार्ट है, पंचप्राणा है। पर साथ ही अगर हम केमिस्ट्री वाइज जाए तो हम सब एकदम छोटे अणु समान, एटम समान हो जाएंगे। तो हर एटम हो या हर मॉलिक्यूल का उनका एक अपना वाइब्रेशनल स्टेट होता है कि किस फ्रीक्वेंसी में वो मतलब ऑसिलेट करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की भाषा में समझे तो वाइब्रेशन माने ये समझ लीजिए आपके जो मन हो, आपके शरीर हो, उनमें जो भावनाएं है, चिंताएं है, वो आपके जो प्राण है, उसकी जो स्पंदन की जो गति है, लय है, वो सब मिलके आप समझिए एक वाइब्रेशन है। तो जो व्यक्ति जितने ऊंचे वाइब्रेशन में होता है वो व्यक्ति उतना ज्यादा सात्विक होता है। जो व्यक्ति जितनी ऊंची वाइब्रेशन में होते हैं उनका मन उतना पवित्र होता है। और जो व्यक्ति जितने ऊंचे वाइब्रेशन में होते हैं उनमें अपने इच्छाओं को पूर्ति करने का पावर भी उतना होता है। माने क्या, जितना आपका मन पवित्र उतना आप ब्रह्मांड की शक्ति से, मान लीजिए ब्रह्मांड की शक्ति यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, तो आप जितना ब्रह्मांड की शक्ति के एनर्जी लेवल के पास जाएंगे उतना ज्यादा आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे अपने अंदर। बात समझ आई? अगर ब्रह्मांड की शक्ति इधर है और आप इधर है नीचे, तो आपकी वाइब्रेशन जितनी लो होंगी उसको आप भगवत गीता के तामस व्यक्ति से समझ सकते हैं। समझ लीजिए ये ब्रह्मांड की शक्ति, ये सत्व, ये रज और ये तम। तो जितना आप सात्विक होंगे, जितना आप अपने एनर्जीज को, दिस एनर्जी साइंस मैं समझ सकती हूँ, समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, जितना आपकी ऊर्जा, जितनी आपकी एनर्जी वाइब्रेशन हाई होंगे उतना ज्यादा आप जीवन में जो भी चाहते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर हो, आपकी इंटेलिजेंस हो, आपकी मेंटल एक्टिविटीज हो, उतनी ज्यादा बेहतर होती जाएंगी। तो क्या होगा कि हम जब ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करेंगे तो हम उस ब्रह्मांड की वो पवित्र ऊर्जाओं को अपने ध्यान, अपने प्राणायाम द्वारा अपने शरीर में धारण कर सकेंगे। इससे क्या होगा, हमारा परमात्मा से मिलने का जो हमारी ये जो स्थूल शरीर के अंदर जो हमारे प्राण या हमारी आत्मा या जीवात्मा बसती है, इनको जो जर्नी है जीवात्मा की, आत्मा की, वो जल्दी हो जाएगी। जितना ज्यादा आप कनेक्ट हो पाएंगे डिवाइन एनर्जी से उतनी जल्दी आपकी जो मोक्ष की जो रास्ता है वो जल्दी खुलने लगेंगी। तो ये हुआ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। अभी आते हैं
टेक्निकल कॉन्सेप्ट में, मेडिकल कॉन्सेप्ट पे कि क्यों हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो और इस जानकारी को आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं, और क्या क्या चेंजेस देखे करने के बाद हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और ऐसे वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट में हमें बताइए। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए क्या क्या वो लाइफस्टाइल चेंजेस है और डेली आप क्या क्या कर सकते हैं ताकि आप बीमारियों से हमेशा बचे रह सके। और अगर आपको बीमारी है भी तो उसको रिवर्स करने में होगी आपको मदद। मैं इसमें डिटेल प्लान बताई हूँ, जरूर देखिए वीडियो को अंत तक और लाइक, कमेंट और शेयर करना अपने दोस्त और फैमिली के साथ मत भूलिए। देखिए, आप सबको याद है कि नहीं आयुर्वेदिक क्लॉक? याद है? देखिए, ये है सुबह डॉन जहाँ पे लिखा हुआ है। आप देखिए 2 से 6 बजे क्या था? बाटा का समय था। ब्रह्म मुहूर्त मैंने बताया करीब करीब 4:30 बजे। अगर 6 बजे किसी का सूर्योदय होता है, करीब करीब 4:30 बजे। आपका जो है पहले भी हो सकता है। तो देखिए 4:30 बजे क्या होता है, इधर क्या लिखा है? हमारा अपाना वायु का एलिमिनेशन बिगिंस लिखा है ना, हमारे अपाना वायु का रोल शुरू होता है। मतलब क्या? ब्रह्म मुहूर्त में ही आपके इंटेस्टाइन्स में स्टार्ट हो जाएंगी वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मैंने लास्ट दिन भी समझाया था, जिसकी वजह से आपका जो मल मूत्र त्याग करने का, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जो एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो जाएगा अपान वायु के चलते। अपान वाता, अपान वायु। तो उससे क्या होगा, आप अगर उस समय पे नहीं उठते हैं तो आपके बॉडी में ये धारण होने लगेगा। तो जितना देर आप बॉडी में ये मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट रखेंगे उतना ज्यादा आपको डिजीज होने के चांसेस है। तो सिंस हमारा बॉडी का ये टाइमिंग ही है, नेचुरल क्लॉक ही है कि 4:30 से 5 बजे लगभग स्टार्ट हो जाएगा हमारी इंटेस्टाइनल एक्टिविटी। तो हमें उस समय पे उठ के जल्दी से जल्दी फ्रेश हो जाना है। पॉइंट नंबर 1 एज पर मेडिकल साइंस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखिए यहाँ पे 4 AM के बाद मेडिटेशन लिखा हुआ है। आपको पता है वायु यानी कि वात, ये हमें क्रिएटिविटी, थिंकिंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, हमारे दिमाग को बेहतर करने की, हमारे जो कॉग्निशन पावर है, जिसको ब्रेन रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनको बेहतर करने की, कुछ नया कर दिखाने की, कुछ नया सृजनात्मक, कोई भी चीज नया बनाना, सृजनात्मक जो हमारी एक्टिविटीज है, वो जो हमारा ब्रेन का पार्ट है जो हमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ये सब देता है, वो सब एक्टिव हो जाता है 4:30 बजे के बाद। तो उस बात के उस जो टाइप है, जैसे उदान वात हुआ, प्राण वायु हुआ, ये सबको अगर आपको हार्नेस करना है, मतलब इन सबका बेस्ट यूज आपको अगर करना है, तो आपको उस समय पे उठ के फ्रेश होने के बाद ध्यान और प्राणायाम करना पड़ेगा। और जैसे कि आपको मैंने ये भी बताया था कि लंग्स मेरिडियन भी एक्टिव हो जाएगा। जिनको जिनको याद नहीं है फिर से देख ले। 3 AM to 5 AM हमारा लंग्स मेरिडियन जो है वो भी एक्टिव हो जाता है। तो लंग्स मेरिडियन एक्टिव है माने कि आपको उस टाइम पे लंग्स के बेस्ट ऑफ बेस्ट काम आपको मिल जाएंगे। मतलब आपको जिस टाइम पे चाइनीज मेडिसिन के तौर पे जो मेरिडियन चलता है, तो वो मेरिडियन अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको उस ऑर्गन की बेस्ट एबिलिटी मिलेगी। तो आप सब चाहेंगे कि अगर मैं एक रेस में दौड़ रही हूँ तो मेरे पास अच्छे जूते, अच्छे कपड़े, मेरे पास अच्छे जो भी सामान हो जो कि देश जीतने के लिए जरूरी है वो मुझे मिले। कौन चाहता है कि कम हथियार मिले? है कि नहीं? युद्ध करने जा रहे हैं और हथियार आपके खराब है, क्या आप चाहेंगे ऐसा? क्या आप युद्ध हार जाए बिना कोशिश किए? नहीं ना। तो ऐसा ही समझ लीजिए, जिस समय पे हमारे बॉडी को जो कार्य करना चाहिए, जैसे देखिए इधर लंग्स मेरिडियन है, तो उस टाइम पे लंग्स की पावर सबसे बेस्ट रहेगी। तो आप उस टाइम पे सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद ध्यान और प्राणायाम अगर करते हैं तो आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बचने के लिए बहुत सहायता मिलेगी। मैं नहीं बोल रही हूँ कि किसी को कभी कोई रोग ही नहीं होगा। देखिए रोग होना एक अलग बात है, उसका एस्पेक्ट ही अलग है, बहुत कुछ इसमें डिपेंड करता है। पर अगर हम सही तरीके से दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या फॉलो करें तो हम उससे बच सकते हैं लंबे समय तक। और ऐसा भी हो सकता है कभी हो ही ना। ठीक है, तो इसीलिए सिंस ये वात का काल है और ये हमारे लंग्स मेरिडियन एंड लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, इसी कारण से हमें उठना है ब्रह्म मुहूर्त में। उठ के हमें होना है फ्रेश एंड उसके बाद हमें बैठ जाना है प्रैक्टिसेस के लिए।
तो जैसा कि हमारे आयुर्वेद बताते हैं और हमारी योग्य क्रिया भी बताते हैं, फ्रेश होने के बाद हमें बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रैक्टिसेस लाइक आसना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन हमें करने चाहिए षटकर्मा। षटकर्मा जैसे कि आप जानते हैं ये शोधना प्रैक्टिसेस है, क्लींजिंग प्रैक्टिसेस है, जो भी आप सब जानते हैं बिल्कुल सेम ही है हमारे आयुर्वेद में भी। योग्य कर्म जो भी है जैसे कि आप नेति, धौती, बस्ती, नौली, त्राटक और कपालभाति, इसमें से जो भी आपको सुइटेबल लगता है अपने बॉडी के अनुसार, अपने प्रकृति अनुसार या फिर अपने रोग अनुसार आप कर सकते हैं। आप इस सीक्वेंस में सारे कर सकते हैं जिसका जो भी प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान में रखते हुए। मैं इस पे डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप सब योग टीचर से आप सब षटकर्माओं के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, अभी मैं जो बताने जा रही हूँ आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कम पता है, वो बताने जा रही हूँ। चलिए, तो हम शोधना कर लेंगे, वो भी बिल्कुल वही रीजन के लिए है कि बॉडी से हमने खुद से तो अपने ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन खाली कर दिया। अब हम एक्सटर्नल क्लींजिंग टेक्निक के माध्यम से अपने बॉडी को और प्यूरिफाई कर रहे हैं ताकि हम आसना, प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए और ज्यादा अपनी घट को शुद्ध कर सके, ताकि हमें सबसे बेस्ट एडवांटेजेस मिले। ठीक है, और मेडिकल साइंस ये भी बताता है सुबह का जो टाइम पीरियड है मतलब ब्रह्म मुहूर्त के अकॉर्डिंग बिफोर 6 AM, उसमें एयर की जो क्वालिटी होती है ना वो भी बहुत बेहतर होती है। तो इसीलिए हमारे जो वायु, जो एनवायरमेंट में जो वायु है वो आइडियल होता है हमारे ब्रीदिंग के लिए। सारे ब्रीदिंग एंड सारे पढ़ने के काम, रीडिंग, कोई बच्चे को पढ़ाई करना हुआ, किसी को कुछ याद करना हुआ, लंबे समय तक चाहते हैं दिमाग में रहे, मेमोरी में रहे, तो सुबह उठ के सारी शोधना प्रैक्टिस करने के बाद, सब कुछ करने के बाद उस समय का उपयोग कर सकते हैं। अभी चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं ओरल हाइजीन। तो उस पे क्या होता है, इस पे मैं कुछ स्पेशल बात बताना चाह रही हूँ। हमारे सारे षटकर्मा करने के बाद हमारे मुंह के हमारे जो माउथ हेल्थ और डेंटल हेल्थ, मतलब बोथ हमारे माउथ एंड दांत, टीथ एंड माउथ एंड टंग, इन सब के लिए, इन सब से आमा मतलब जो टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए और इनके हेल्थ के लिए हमारे आयुर्वेद में गांडूशा करके एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ऑयल पुलिंग। ऑयल पुलिंग माने जहाँ पे आप कोई भी तेल अपने प्रकृति अनुसार अपने मुंह में धारण करेंगे, ऐसे पानी जैसे लेते हैं ऐसे मुंह में तेल ले लेंगे 1 कप, उसके बाद मुंह को स्क्वीज करेंगे, मेरे तरफ देख सकते हैं, आई होप आई एम विजिबल। ऑयल ले लेना है और देन मुंह में ऑयल का चालन करना है। ठीक है, मुंह में ऑयल आपको 1 से 2 मिनट तक रखना है, अच्छा हो आप 5 से 10 मिनट तक रखें। तो मुंह में ऐसे ऑयल चालन करने से इससे आपकी गम हेल्थ, आपके दांतों की हेल्थ, आपको कैविटी, आपको पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आपके मुंह में अगर बैड ब्रेथ, मतलब देखिएगा किसी किसी के मुंह में दुर्गंध आती है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। आपके टंग, जिनके टंग व्हाइटिश हो जाते हैं, आमा, ठीक है, देखिएगा किन्हीं किन्हीं के टंग व्हाइटिश हो जाते हैं, वो आमा का एक क्लासिकल सिम्टम है, मैंने आपको जीवा परीक्षण में समझाया था। तो आमा से भी आप बचेंगे, आपकी टंग क्लीन होगी, आपकी माउथ क्लीन होगी, और सबसे बेहतर जो एक रिजल्ट है, जिनको भी खाया पिया कम पचता है, मुंह में लार कम बनता है, आपका सैलाइवेशन भी अच्छे से इंक्रीज होगा। सैलाइवा आप जानते हैं हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी लेके जाता है, सैलिवरी एमाइलेज लेके जाता है, तो सैलाइवा अच्छे से प्रोड्यूस होगा तो डाइजेशन में हेल्प होगा। तो गांडूशा के, जिसको ऑयल पुलिंग बोलते हैं, उसके इतने सारे फायदे हैं। ठीक है, क्या सबको गांडूशा समझ आया? क्या करना है, आपको षटकर्म कर लिया, सारे क्लीनिंग कर लिया, अभी आपको मुंह में तेल भरना है, उसके बाद आपको स्क्वीज करना है। ठीक है, मुंह में उसको स्क्वीज 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 करते रहना है, जैसे बचपन में हम कुल्ला करते रहना है जब तक आप कर सके। उसके बाद उस कुल्ले को पूरे तरीके से थूक देना है। रिमेम्बर एवरीवन, निगलना नहीं है, इसमें सारे टॉक्सिन, सारे बैड बैक्टीरिया, मुंह के जर्म सब आ गए हैं, आपको उसको निगलना नहीं है, आपको उसको बाहर स्पीट आउट कर देना है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके देखिए, आपकी स्किन ग्लो करने से शुरू करके आपके आंखें, स्किन, आपके चीक पिंक हो जाएंगे, लिप्स कभी ड्राई नहीं होंगे, आपके दांत और मुंह का तो है ही बेनिफिट, साथ ही में आपकी स्किन के लिए भी फेशियल वगैरह भूल जाएंगे।
और अगर आप गांडूशा के सबसे बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो नस्या करने के बाद गांडूशा कीजिए। ऑयल पुलिंग नस्या करने के बाद करिए अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, अदरवाइज आप अकेले भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुबह उठेंगे, फ्रेश होने जाएंगे, षटकर्मा जो करना चाहते करेंगे। षटकर्मा किया, शोधना में आयुर्वेदिक शोधना में बवन, विरेचन, रक्तमोक्षण, नस्या, वस्ती, इनमें से कुछ करना चाहे एक ही बात है, आप कोई भी शोधना प्रैक्टिस कीजिए। आप यौगिक शोधना कीजिए, आप पंचकर्मा के घर में जो कर सकते हैं उसमें कुछ करना है करिए, ठीक है। तो नस्या करने के बाद अभी आ जाते हैं मुंह की सफाई और दांतों की सफाई, जिसमें हम गांडूशा को इंक्लूड करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। 2 टेबलस्पून ऑयल या 40 to 50 ml जस्ट। तो इसमें 30 to 50 ml में आप पहले 30 से ही शुरू कीजिए या 40 से शुरू कीजिए, उसके बाद 50 तक मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये आप डेली कर सकते हैं, 5 मिनट का काम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम सांस लेते खाना पीना करते हैं, ये सब प्रैक्टिसेस जो बता रही हूँ मैं, वो सब डेली का है। जैसे घर में डेली नस्या ले सकते हैं, डेली घर में गांडूशा कर सकते हैं। अच्छा मौली जी, वो जो कोकोनट ऑयल जो हम लोग सिर में लगाते हैं, मैंने देखा 1-2 रेसिपी में वो ऑयल यूज करते खाने के लिए, तो वो ठीक है क्या, खा सकते हैं क्या? सर पे नारियल लगाने तेल। वाले तेलों में एडिटिव केमिकल्स रहते हैं, सल्फेट, पैराबिन, थैलेट्स, सोडियम लॉरिक सल्फेट जैसे चीजें रहते हैं। तो आपको इंग्रेडिएंट चेक करना पड़ेगा। अगर सर पे आप प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, जो कि कोकोनट ऑयल के सिवा और कुछ भी नहीं डाला हुआ है, कोई प्रिजर्वेटिव, कोई एडिटिव, कोई एस्टर्स, कोई सल्फेक्टेंट्स, ये सब नहीं डले हुए, तो ही आप खा सकते हैं। और मेरा एक रूल हमेशा समझ लीजिए, मैं सबको बोलती हूँ, ये सबको करना भी चाहिए, मैं खुद भी करती हूँ, जो आप खा नहीं सकते वो आपको लगाना नहीं है। आप समझते हैं खाली आपके पेट से, आपके आंतों से ही आपका पोषण जा रहा है, नहीं। आपके जो स्किन है, सर से शुरू करके पाँव के नाखूनों तक, सब में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं, नाखून से शुरू करके बाल के, स्कैल्प से शुरू करके, स्किन से शुरू करके हाथ पैर। तो जो आप खा नहीं सकते वो नहीं लगाना है। जैसे कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, हम सोचते हैं प्रोडक्ट एक्सपायरी हो गया, कोई नहीं, हम पैरों में लगा लेते। क्यों? पैर के स्किन ब्रीथ नहीं करते क्या? पैर के स्किन से डायरेक्ट जाएगा कहाँ? एब्जॉर्ब होके आपके इंटेस्टाइन एंड किडनी में ही जाएगा, बॉडी से एक्सपल्शन होने के लिए। जो भी चीज आपके शरीर के लिए बैड है, आपकी बॉडी जानती है कि वो अच्छा नहीं है, तो वो आपके एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म, आपके किडनी रिलेटेड, ब्लडर और लीवर और आपके इंटेस्टाइन से ही तो बैठे है बॉडी से निकालने के लिए। और आपका स्किन, तो स्किन जैसे एब्जॉर्ब करता है तो वैसे निकालता भी है। तो इसीलिए कुछ भी मत यूज कीजिए जो कि अच्छा नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। ओके, अभी अभियान पे चलिए। तो अभी आपने कर लिया, गांडूश वगैरह कर लिया। एक स्पेशल टेक्निक है, इसको बोलते हैं धूमपाना, ठीक है। मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, मैं आपको बता देती हूँ। धूमपाना मतलब धूमपान, ठीक है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए किया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कफा काल है। बहुत लोगों को कफा से जनित रोग होते हैं या कफा इम्बैलेंस रहता है, या फिर जिनको भी अपना स्वास्थ्य, रेस्पिरेटरी हेल्थ बेस्ट रखना है, तो वो भी धूमपान कर सकते हैं। धूमपान माने ऐसा नहीं कि आप सोचे तंबाकू, बीड़ी, ये सब नहीं। देखिए, धूमपान ना, ये मेडिकेटेड एक स्टीम है, मेडिकेटेड स्मोक है। जैसे कि आप जानते थे हमारे पूर्वज, कभी कभी आप देखे होंगे हुक्का कैसे पान करते हैं, तो बिल्कुल हुक्का जैसा एक पॉट रहता है, एक पाइप रहता है। हुक्का के बदले उसमें टोबाको की जगह, मतलब जो एडिटिव सब्सटेंस है उसकी सिवा, जिससे आपको एडिक्शन होता है, उस सब्सटेंस नहीं, मेडिकेटेड सब्सटेंस जैसे कि तुलसी, नीम की पत्ती, फिर हमारे कफ निकले ऐसा गिलॉय, फिर हल्दी चूर्ण, ये सब डाल के, कर्पूर, लौंग, ये सब डाल के एक स्मोक बनाया जाता है, जलाया जाता है हुक्का के पॉट में, और उसका जो स्मोक है वो इनहेल किया जाता है, एक एक नाक बंद करके, एक बार राइट नॉस्ट्रिल, एक बार लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो इससे क्या होता है, हमारे जो ये अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, हमारे नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारे नेजल कैविटी, ट्रैकिया, हमारे लैरिंज, पैरिंज और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तक जाते हैं, डीप लंग्स के टिश्यूज तक जाते हैं। तो हमको फ्यूचर में लंग्स रिलेटेड या रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने से हम बच सकते हैं। ये सब एक प्रिवेंशन टेक्निक है, पर अगर जरूरत पड़े तो थेराप्यूटिक यूज में भी किया जा सकता है। मतलब अगर रोग आ जाए, उस अकॉर्डिंग हम उसको क्योर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। थेराप्यूटिक में डोजेस और कब करना है, कितने दिन करना है, वो वैरी करता है, वैद के अनुसार वैद बताएंगे।
और अगर आप हमेशा करना चाहते अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए, तो आप हफ्ते में 2 से 3 दिन ये कर सकते हैं, धूम्रपान। ठीक है, मेडिकेटेड स्टीम, ये कोई भी टोबैको या कोई भी वैसी पत्ती नहीं होती जिससे एडिक्शन होता है। ये बिल्कुल एक मेडिकेटेड स्टीम है जो आपकी प्रकृति अनुसार दी जाती है। पर मैं इसमें बता दूं, ये अच्छा होगा आप थेरेपिस्ट या वैद्य के निरीक्षण में ही करें, धूम्रपान अकेले खुद से ना करें अगर आपने कभी प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो। दिस इज अ डिस्क्लेमर, सबको याद रखना है। तो धूम्रपान करने के बाद गंडूशा किया, धूम्रपान किया, अब बारी आती है अभ्यंग की। चलिए, तो अभ्यंग में हम क्या करते हैं आप जानते हैं, जैसे बॉडी मसाज है, आप अपनी प्रकृति के अनुसार गरम उष्ण तेल लेके अभी बॉडी में मालिश करेंगे, मर्दन करेंगे। ठीक है, अभ्यंग में आप बॉडी के सारे जॉइंट से शुरू करके, सारे हाथ से शुरू करके दिस एल्बोज, शोल्डर, नेक, पूरा फुल बॉडी खुद से मसाज करेंगे। मैंने अभ्यंगों का पूरा चीज बता दिया था जब पंचकर्मा पढ़ा रही थी। तो ये एक सेल्फ मसाज है, ये आप डेली कर सकते हैं। 5 मिनट में खत्म करना है मसाज, उससे ज्यादा नहीं, और बहुत डीप प्रेशर नहीं देना क्योंकि डेली कर ले, वरना आपकी जो टिश्यूज है, मसल्स है, उसका क्षय हो जाएगा। और जो अभ्यंग थेराप्यूटिक है, जो कि हम प्रति महीने में एक बार या ऋतु में अनुसार, शरद ऋतु और बसंत ऋतु में करते हैं, तो वो उसमें डीप मसाज होता है 40 मिनट तक, 45 मिनट तक। ठीक है, ये सेल्फ है, या 5 से 10 मिनट में कर लेंगे। ये गया अभ्यंग। अभ्यंग करने के बाद आपको अभी आ जाना है अपने, आप चाहे तो पहले नहा लीजिए, अभ्यंग करने के बाद आप स्नान कर लीजिए, शुद्ध हो जाइए, तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी स्वतःस्फूर्त हो जाएगा। अभी आप चलिए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज आप अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। आप सब जानते हैं, आप सब योगा टीचर से, आपके लिए कौन सा व्यायाम सही रहेगा। आपको आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन सब करना है, ताकि आप अपने बॉडी के स्वास्थ्य रक्षा के हेतु सब अच्छे से मेंटेन कर पाए और निरोगी रह पाए। और जिनको रोग है उनको उनके अनुसार, रोग के अनुसार व्यायाम करवाना है या करना है। ठीक है, उन्हीं अनुसार। मैं डिजीजेस पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि थेराप्यूटिक क्लास नहीं है कि कौन कैसा व्यायाम करेगा, व्यायाम आप अपने अनुसार करेंगे। तो व्यायाम करने के बाद अभी इसमें ये एक चीज है, अगर कोई मुझसे पूछे कि मैम मेरा ओबेसिटी भी है और मुझे चाहती हूँ कि वो भी अच्छे से जल्दी कम हो जाए, तो क्या कर सकते हैं? तो आप अभ्यंग की जगह आप उद्वर्तन कर सकते हैं। उद्वर्तन भी मैंने बताया था, वो है ड्राई पाउडर मसाज, पंचकर्मा में बताया था। ड्राई पाउडर मसाज में क्या करना होता है, आपको तेल की जगह कोई भी मेडिकेटेड हर्बल पाउडर, आपको मार्केट में मिल जाते हैं ऐसे बहुत पाउडर उद्वर्तन के लिए, आपको किसी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएंगे। मेडिकेटेड हर्बल पाउडर लेके आपको घर्षण करना है। अभ्यंग में तेल से जैसे मालिश करते हैं, तो वहां पे सेम आपको घर्षण करना है, और उसके बाद स्नान कर लेना है। थोड़ा देर रुक के ऐसे 15 से 20 मिनट मिनिमम गैप दीजिए, अच्छा होगा आधा घंटा गैप दे, उसके बाद आपको स्नान कर लेना है, फिर एक्सरसाइज करना है। ठीक है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्थूल्य है, जो थोड़े से हायर वेट पे है, जो थोड़े ओबीज है, मोटे है। पतले लोग उद्वर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, और कौन नहीं करेगा? जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है स्किन का, वो भी उद्वर्तन नहीं करेंगे, वो स्पेशल करेंगे, वो थेरेपिस्ट बता देंगे। ठीक है, सोराइसिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया जिनको है, वो उद्वर्तन करने से पहले थेरेपिस्ट की सलाह लेके करेंगे। तो अभी हमने अपना व्यायाम, प्राणायाम, आसन सब कर लिया। अभी आती है 8 बज गए, करीब 8 बजे आपकी आती है आपकी खाने की बारी। आपको अपना दिन का जो मील है वो स्टार्ट कर लेना है। अभी आपकी जठराग्नि अभी धीरे धीरे प्रदीप्त हो ही रही है, तो आपको बहुत भारी भोजन नहीं देना है। भारी भोजन आपको दोपहर में देना है। ठीक है, यहाँ पे भारी भोजन हमारा लार्जेस्ट मील ऑफ द डे होगा, जो हम लंच पे लेंगे। लंच पे क्यों लेंगे? क्योंकि 10 से 2 बजे हमारा पित्त का काल है। ठीक है, आयुर्वेदिक क्लॉक देख लीजिए, 10 से 2 बजे पित्त का काल है, तब हमारी जठराग्नि सबसे प्रदीप्त होती है, तब हमें दिन का सबसे भारी भोजन लेना है। पर अभी मान लीजिए सुबह के 8 से 9 बज रहे, अभी आपका ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है, अभी आपको सारा दिन कार्य करने का और शक्ति चाहिए, तो आप अभी धीरे धीरे अपना छोटा छोटा क्वांटिटी में खाना लेना शुरू करेंगे, जो भी आपके लिए बेस्ट होगा।
ठीक है, ये अलग टॉपिक है, किसको क्या खाना चाहिए ये आज बताने का समय नहीं होगा। वो न्यूट्रिशन के क्लास में मैं फिर कभी डिस्कस करूंगी कौन क्या खाएगा, ठीक है, कौन से प्रकृति अनुसार क्या खाना लेंगे। तो अभी समझ लीजिए कि अभी खाना खाने का टाइम है। अभी हम दिनचर्या डिस्कस करें कि क्या के बाद क्या करें। तो अभी आपके काम पे 10 बज गए, समझ लीजिए 9:30 10 बज गए। अभी आप खाना वाना खा के थक गए होंगे, तो आप अभी आराम से फ्रेश, जो भी आपको रेडी वेडी होना है होके आप आराम से जा सकते हैं अपने काम पे। अपना जो भी काम है वो आप करिए। अभी काम करते करते मान लीजिए बीच में आपको थोड़ा सा थकान हुआ क्योंकि आप सुबह उठे हैं, तो आप खाना खाने से पहले बिफोर योर लंच आप 10 से 15 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं या योग निद्रा कर सकते हैं। किनके लिए? जिनको थकान महसूस हो रही है या जो वाता बॉडी है या प्रेग्नेंट मदर से या जो भी थोड़े बुजुर्ग है या बच्चे हैं जिनको थकान लग रही है, अभी थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। तो क्या करेंगे, बस हल्का धीरे शवासन में लेट के आपको धीरे अपने सांसों को आते हुए जाते हुए देखना है। आराम से बस बॉडी को रिलैक्स करना है 10 से 15 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा तक, ठीक है। या फिर आप योग निद्रा कर सकते हैं। कब करना है? खाने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको खाना खाने से पहले ये करना पड़ेगा। योग निद्रा आप अगर ऑफिस में है बैठ के चेयर पे भी कर सकते हैं अगर आपको समय मिलता है तो, या नॉर्मल ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं अगर आपको समय मिलता है तो। जो घर पे है वो लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कर लिए। उसके बाद आप अपना लंच ले लीजिए 1 से 2 बजे तक। आपने अपना लंच ले लिया। अब लंच लेने के बाद आप आराम से थोड़ा रेस्ट करिए या कुछ कदम चल सकते हैं। उसको बोलते हैं षट पल्लवी, मतलब वॉकिंग 100 स्टेप्स। पोस्ट लंच और डिनर आप चल सकते हैं 100 स्टेप्स, षट पल्लवी 100 स्टेप्स आप चल सकते हैं ताकि आपका बॉडी को थोड़ा डाइजेशन करने में, स्टमक को थोड़ा चर्निंग एंड मिक्सिंग करने में इजी हो जाए। तो 100 कदम चलिए, ज्यादा नहीं चलना है, ठीक है। ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करना है। खाना खाने के बाद एग्जॉस्शन अवॉइड करना, अभी पिच का समय है, ठीक है। देख लीजिए, ज्यादा एग्जॉस्शन करेंगे 10 से 2 बजे के बाद तो फिर क्या होगा ना, आपको टायर्डनेस, वीकनेस वो हो जाएगा, बॉडी में गर्मी बढ़ जाएगी। ज्यादा नहीं करना है, मैक्सिमम 100 स्टेप तक चल सकते हैं। अभी 2 बजे के बाद धीरे धीरे आपका अभी दिन के अंत का समय आ रहा है, तो आप इस टाइम पे वाता है तो इस टाइम पे आप सारे मीटिंग्स रख सकते हैं, आप फैमिली के साथ टाइम बिता सकते हैं, आप हल्का फुल्का काम कर सकते हैं। आप अपना ऑफिस में है तो वो सब काम आप कर सकते हैं, पढ़ाई करिए, जो करना है करिए, ठीक है। बाता है, बाता क्या करता है? क्रिएटिविटी। आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप कहीं स्पीच देना चाहते हैं, आप कहीं मिलना घुलना चाहते हैं, कि बाता लोग बातूनी भी बहुत होते हैं, है ना, बहुत टॉकेटिव होते हैं। हमने देखा था उनके मानसिक टेम्परामेंट भी बहुत ही खुशमजाज, एंथुसियास्टिक होते हैं अगर गुड साइड रहे, और बैड साइड अगर बाता का अगर दुष्प्रभाव रहे, दृष्टि हो जाए वायु का, तो मानसिक विकार भी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको अच्छी अच्छी चीजें करने, आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, बच्चों को कोई भी म्यूजिक क्लास, आप कोई डांस क्लास, फिर एक्टिविटी खेलने जाने दे सकते हैं, तो सही रहेगा। वाता स्टैंड फॉर मूवमेंट, ठीक है, चलो गुण है उसमें। तो अभी आप शाम में आ गए 4-5 बजे, तो अभी आप हल्का जेंटल बॉडी मूवमेंट और प्राणायाम कर सकते हैं ताकि आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे और उस टाइम आप रात के लिए प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। अभी आ गए 6 बजे तक, देखिए सूर्य अस्त हो गया। अभी आपको धीरे धीरे अपनी खाने पे ध्यान देना है। तो सूर्यास्त के बाद आ जाते हैं रात्रिचर्या का समय। 6 से 10 बजे तक अभी आपका रात्रिचर्या चलेगा। तो चलिए रात्रिचर्या में चलते हैं। रात्रिचर्या मतलब द नाइट रूटीन, ठीक है। नाइट रूटीन जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, रात में हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमें अच्छी नींद आए, हमें सुस्वास्थ्य मिले, हमारा बॉडी ठीक से रेजुविनेट हो जाए, हमारी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकल जाए और हमको एक अच्छी हेल्दी माइंड, बॉडी, सोल सबका एक अच्छा संयम बने, ठीक है। तो रात्रिचर्या में क्या करेंगे, जैसे ही सूर्यास्त हो गया, हमने प्राणायाम तो कर लिया 5 से 6 बजे तक। अभी हमें 7 बजे तक सूर्यास्त के पश्चात ही जल्दी जल्दी से खाना खा लेना है। भोजन कैसा करना चाहिए? भोजन हमें लघु होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। हमें मील्स ले लेने चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बजे तक, उससे देरी नहीं करनी चाहिए। तो भोजन लेने के बाद वही आप फिर से हल्का जेंटल वॉकिंग कर सकते हैं, षट पल्लवी 100 स्टेप्स चल सकते हैं, हल्का, ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ना है, नहीं,
हो गया षटपल्लवी। अभी आप अपने घर वालों के साथ थोड़ा हल्का फुल्का एक एंजॉय कर सकते हैं, बातचीत करिए, जो भी करना है अपने सारे काम जो है वो धीरे धीरे समेट लीजिए ताकि आप अभी रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें रिलैक्सेशन टेक्निक, जैसे कि हम ग्रंथ पढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल कुछ भी पढ़ सकते हैं, हम मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मोटिवेशनल टॉक सुन सकते हैं, हम कुछ पढ़ सकते हैं ताकि हमारा माइंड एंड बॉडी वही धीरे धीरे अल्फा वेव, थीटा वेव जो हमारे गुड ब्रेन वेव से उस तक जाए। तो ये करने के बाद हल्का मेडिटेशन, हल्का प्राणायाम आप कर सकते हैं। इसके बाद 9 बजे के करीब, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं और बेहतर करने के लिए आप पाद अभ्यंग, अभी अभ्यंग नहीं करेंगे, पाद अभ्यंग, फुट मसाज, सिर्फ सर या फुट पाद अभ्यंग मतलब सिर्फ पैरों की मालिश। गर्म पानी में पैर, गुनगुना गर्म पानी में पैर डुबाने के बाद, पैर अच्छे से पोंछने के बाद आप कोई भी तेल लगा के अपने पैरों के नीचे, पैरों के तलवे, हाथों के तलवों पे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे आप अच्छे से दाब दाब के तेल लगा के या बिना तेल लगाए आपकी मर्जी, अच्छे से दाबिए अपने सारे फिंगर, अपने पाम, अपने ये जो माउंट्स है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है, यहाँ पे लंग्स, इंटेस्टाइन, स्टोमक, किडनी, ये सब है दोनों हाथ और पैरों के पीछे सारे ऑर्गन्स के नर्व एंडिंग से। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी और आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारे डिजीजेस बहुत जल्दी से दूर होंगे, अगर है तो दूर होंगे, नहीं है तो होंगे भी नहीं, और बॉडी के हीलिंग के लिए भी बहुत अच्छा। तो उसके बाद आपको मोबाइल नहीं देखना है, टीवी नहीं चलाना है, ज्यादा जोर से बातें नहीं करनी है और लाउड म्यूजिक वगैरह नहीं देना है। हल्का से म्यूजिक लगा के आप धीरे धीरे अभी सोने की तैयारी कर सकते हैं। 9 से 10 बजे तक आपको सो जाना है। 9 बजे स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी का मेलाटोनिन सिक्रेशन, दिखाती हूँ आयुर्वेदिक क्लॉक में। देखिए हमारा कफाकाल शुरू होगा 6 से 10 बजे। अभी हमें सोने की तैयारी करनी है और 10 बजे से, जैसे मैंने बताया था, डीप स्लीप स्टेट स्टार्ट हो जाएगा। हमारे ब्रेन के जो स्लीप स्टेजेस है वो हमें पूरी तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हमें ये चाहिए। यहाँ पे देखिए रात के 9 बजे से हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से मेलाटोनिन सीक्रेट होना स्टार्ट होगा। तो अभी मेलाटोनिन क्या करता है, स्लीप का इंडिकेशन देता है कि अभी चलो सोने चलो, तो सोने का टाइम आ गया है, तो इसलिए 9 से 10 बजे तक में सो जाना है। 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं जागना है। अभी अर्धरात्रि का समय हो जाएगा, फिर आपको पूरी तरीके से रात के 3-4 बजे तक अच्छे से सोना है। फिर सेम आपका 4:30 बजे देखिए आपका बॉडी टेम्परेचर भी डाउन होता है। ब्रह्म मुहूर्त में आपका बॉडी टेम्परेचर सबसे लो रहता है। उस टाइम पे आपको धीरे धीरे उठना है, आपको फ्रेश होना है और जैसा मैंने बताया एज यूजुअल आपको रूटीन फॉलो करनी है। ये देखिए सुबह 7:30 बजे तक आपका मेलाटोनिन स्टॉप हो जाता है, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन बंद हो जाता है उतने समय तक, तो और नींद की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो जो भी लोग और लेट उठते हैं वो तो अपने शरीर के साथ और क्षति कर रहे हैं। फिर आपका देखिए सारा चीज हो ही रहा है। एज हाई टेस्टोस्टेरोन होता है 9 बजे। टेस्टोस्टेरोन क्यों हाई होता है? टेस्टोस्टेरोन ऐसा एक हार्मोन है जो हमें बॉडी में एक्टिवनेस, अलर्टनेस, मास्कुलिनिटी देता है। ठीक है, ये एक मेल हार्मोन है, पर ऐसा नहीं कि फीमेल्स में बिल्कुल भी नहीं सीक्रेट होता। फीमेल्स में कम मात्रा में सीक्रेट होता है, मेल्स में ज्यादा सीक्रेट होता है। तो वो हम सबको चाहिए ताकि हमें बॉडी में थोड़ा एक्टिवनेस, अलर्टनेस रहे। तो 9 बजे से आपका दिन का कार्यकाल शुरू होगा, तो इस लिए वो सीक्रेट होना शुरू हो जा रहा है। तो उसके बाद अलर्टनेस है। फिर 2 बजे आपको खाना खाना है। देखिए 2:30 बजे बेस्ट कोऑर्डिनेशन। बेस्ट कोऑर्डिनेशन क्यों? कोऑर्डिनेशन माने क्या? तालमेल। तालमेल किससे आता है? वायु से आता है। हमारा जो प्राण वायु है, व्यान वायु है, व्यान वायु आप सब जानते हैं, व्यान वाता हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ना। हार्ट के स्पंदन से शुरू करके सब कुछ, ब्लड का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो संभालता है व्यान वायु, साथ में प्राण का भी काम है। तो आप ये देखिए कि ये जो सारे वायु, पंच वायु जो है, ये सब मिलके हमको बेहतर स्पीच से शुरू करके हमारा जो मूवमेंट है, हम क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, मूवमेंट, एक्शन सब संभालता है। तो इसीलिए हमारे बॉडी का जो तालमेल है, एक्चुअली रिदम है, ऑर्केस्ट्रा जैसा होता है, साथ में गाना गा रहे हैं, वो सब बेस्ट होता है। तो इसलिए दोपहर के समय में ज्यादातर मीटिंग्स वगैरह रखी जाती है। ठीक है, पर ये है कि बहुत लोगों को खाना खाने के बाद नींद आता है, तो ये भी बात है। तो अभी हमने देख लिया कि दिनचर्या और रात्रिचर्या कैसे हमको करना चाहिए ताकि हमारे सारे दोष सम में रहे और हम निरोगी रहे।
और एक बचा है ऋतुचर्या, वो मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसमें से किसी को क्वेश्चन है तो बताइए। बहुत धन्यवाद मौली जी। ओके। मेरा जो बेटा है वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, तो उसका बायोलॉजिकल क्लॉक तो पूरा उल्टा ही चलता है। तो वो नाइट में पढ़ता है, मॉर्निंग में थोड़ा सोता है, 8-9 बजे उठेगा, फिर रात को 2-3 बजे तक पढ़ाई करता है। सो हाउ आई कैन चेंज दैट? वो तो भी चेंज नहीं कर पाते बिकॉज हिज माइंड इज मोर एक्टिव एट दैट टाइम, राइट? तो हम कैसे करें कि वो हेल्दी भी रहे और ये बायोलॉजिकल क्लॉक उसका ठीक हो, बिकॉज ये एग्जाम पीरियड में 1-2 महीने ऐसा होता है। और मैंने मेरे काफी स्टूडेंट्स का भी देखा है कि वो लोग ऐसे लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, मॉर्निंग में सोते हैं। तो मुझे उनको सबको क्या सजेशन देना चाहिए, इसलिए पूछा था। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये आज से सिर्फ नहीं, जब हम पढ़ते थे तब ये सारे हॉस्टल, सारे कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स का ये टीनेजर एडोलेसेंट में एक है। हाँ, रात में पढ़ाई कर लेंगे फिर सुबह उठेंगे। तो देखिए, इससे क्लॉक तो नहीं बदलेगा। हम ये जो उल्टा करके हमारे बॉडी के क्लॉक को खुद ही डिस्टर्ब कर रहे। तो जब हम कम आयु में होते हैं, अल्प आयु में, तो हमें पता नहीं चलता है, बाद में इसके रिपरकेशंस आते हैं। तो आप इसका जो कर सकते हैं वो है कि अवेयरनेस फैला के, जो भी आप जाने सीखे या पढ़े, आप कोई उनको इसका पॉडकास्ट दिखाइए, आप इस पे कोई बुक्स पढ़ के सुनाइए, उनको कोई मटेरियल दीजिए कि तुम पढ़ो, उनसे डिस्कस कीजिए मेडिकली। मैं सब चीज साइंटिफिकली बता रही हूँ, कुछ भी चीज मैंने आविष्कार नहीं किया है और ना ही कुछ भी चीज नया है। ये सदियों से चली आ रही है और हमारे पूर्वज अच्छे से जानते हैं और इवन मेडिकल साइंस भी जानता है। मैंने आपको सारे मेडिकल साइंस के टर्मिनोलॉजी से ही बताया है। तो आप उसको ज्ञान देके, अवेयरनेस देके ही उसको समझा सकते हैं, तो ही चेंज होगा। देखिए, फोर्सफुली ना, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, हम ना क्या है, हम लॉजिकल बीइंग्स है, हम इंसान लॉजिकल बीइंग्स है। आप ना माँ के जैसा बस उसको बोलते रहेंगे, अरे बेटा तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये मत खा, वो मत खा, बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चों को या किसी को भी अगर बात मनवानी हो तो उनको पहले वो उस चीज पे एडुकेट करो, शिक्षा दो कि क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा होता है, ऐसा करने से क्या नुकसान होता है। देर से उठने के जो जो नुकसान है वो आप मेडिकली उसको समझाइए, मेडिकल साइंस के भाषा में, क्योंकि वो साइंस स्टूडेंट है, यू विल नो बेटर नाउ देन व्हेन ही अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्स, क्या क्या बुरे चीज हो जाता है देर से उठने से, आप उसको अच्छा चीज भी समझे, जल्दी उठने से क्या क्या फायदे होंगे, बोथ फिजियोलॉजिकली, मेंटली, और उसका ब्रेन कितना एक्टिव होगा, how calm he will be and how much less time he will require to remember all his medical nomenclature। तो इसी से वो पहले समझेगा, उसका ब्रेन प्रोसेस करेगा। ओके, धीरे धीरे आप उसको फिर मोटिवेशन फैक्टर बनिए, बेटा देख मैं भी उठ रहा हूँ, तू भी मेरे साथ चल। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जिसे बोलते हैं, पहले तो हमने एडुकेट किया, फिर हम उनको हेल्प करेंगे कि चलो मेरे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, लेट्स डू इट टुगेदर। ओके, टुगेदर वी कैन चेंज द वर्ल्ड। एक दिन में नहीं होगा, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ओवरनाइट रिजल्ट, पर धीरे धीरे विद कंसिस्टेंट एफर्ट और विलिंगनेस वो जरूर कर पाएंगे। यही एक रास्ता है। उसके बाद एक बार जब उसको अच्छा लगना शुरू होगा तब तो ऑटो मोड पे बॉडी चले जाते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी टर्म, बॉडी की जो एबिलिटी होती है अपने ब्रेन के जो प्रोग्रामिंग है ना, न्यूरॉन्स के जो कनेक्टिविटी उसको चेंज करने की, तो 21 दिन तक फॉलो करने के बाद प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली अपने हैबिट में आ जाती है। तो सिंस वो लोग हमेशा से देर रात में सोते हैं, हमेशा से देर से उठते, तो अब हैबिट में आ गए, तो हैबिट को ब्रेक करना पड़ेगा बाय टेकिंग स्मॉल स्टेप। आई होप इट हेल्प्स। तो चलिए मौली जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले से मैंने शुरू किया है, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लगा के नमक डाल के। मैंने ऐसी कहीं आपने बताया था शायद पिछली क्लास में कि उससे तो मैंने देखा कि इमीडिएटली मेरे दांतों में हल्का सा जो पीलापन कभी आ रहा था वो क्लियर हुआ। तो मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने कहा तो बड़ा आसान चीज है, जरा सा लेके 1 मिनट करना, ज्यादा देर नहीं करना। तो ये हमें, चूंकि अभी हम लोग दंत मंजन के आदी हो गए, तो उसको अगर धीरे धीरे रिड्यूस करेंगे, कुछ नया शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे खुद को लाभ मिलेगा। क्योंकि एक गंडूस जैसे आपने बताया, अगर वो करे तो आपके फेस शाइन करेगा। तो अभी चूंकि सब 50+ पहुंच गए, 40-50+, तो वापस हमें पुनर्यौवन पाने के लिए ये तो करा जा सकता है ना अपने लिए। और आपको स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम से कम होंगे। जिनको भी गले में ना हमेशा खराश लगती है, कफ जमा रहता है, बलगम रहता है, आप देखिएगा गंडूश करके थोड़ी थोड़ी देर बाद वो बलगम थूक रहे हैं आप, है ना, तो बहुत कम हो जाता है।